अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, कोविड के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं ज़रा आपको इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अभी न्यू ईयर नाइट पे फिर गाड़ियाँ जलीं, फिर मामलात हुए। और जब फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर को पूछा गया कि भाई साहब न्यू ईयर नाइट पे फिर गाड़ियाँ जली हैं, तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं जली, खाली 690 गाड़ियाँ जली। 690 गाड़ियाँ। अब आपको पता है कि ये यूरोपियंस का फेस्टिवल पीरियड होता है 25 दिसंबर क्रिसमस से लेकर 31 दिसंबर तक। ये पूरा हफ्ता इनका फेस्टिवल का होता है और 1 जनवरी की यानी 31 दिसंबर की रात को 12 बजे यूरोप के हर छोटे बड़े शहर में फायरवर्क्स होते हैं, जश्न होते हैं, डांस होते हैं, सड़कों पे नाचा जाता है। और इसमें ये मुस्लिम कौम जहाँ जहाँ आबाद है वहाँ पे गंद करते हैं। बर्लिन में जहाँ एक तरफ फायरवर्क हो रहा था तो दूसरी तरफ गाड़ियाँ जलाई जा रही थीं, लोगों के घरों में हमले किए जा रहे थे। अजीज़ दोस्तों, आप कहोगे कि यार तुम्हें कोई मसला है, तो मैं मसला बताता हूँ। देखें, मैं 1990 में अक्टूबर के महीने में यूरोप आया, जर्मनी हॉलैंड से होता हुआ बेल्जियम में आके मैं पहला न्यू ईयर तो हमारा अजाइलम सेंटर में ही कट गया। तो अजाइलम सेंटर में मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी लड़के रहते थे, तो उसमें से कुछ लोग जर्मनी से, अजाइलम फेल हुई थी तो जर्मनी से भाग के इधर आ गए थे। तो कोई 2 साल जर्मनी में रहा था, कोई 3 साल, कोई 1 साल। तो न्यू ईयर नाइट पे मुझे वहाँ पे बताया गया कि यार बड़ा जश्न होगा, ये होगा। मैंने कहा क्या होगा? बोला सड़क पे जाओ, जो लड़की नज़र आती है उसके साथ तुम जो चाहो कर सकते हो, इजाज़त होती है। उस दिन आपको पूरे यूरोप में आपको इजाज़त है। ये इम्प्रेशन हमको नए लड़कों को डाला जाता था। खैर, इसके अगले साल 91 में मैं वहाँ पे एक दुकान में काम करता था जो ब्रसेल्स सेंटर में है। ब्रसेल्स सेंटर में एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्लेस की नाम की जगह है। वो ग्रैंड प्लेस है ना, वो समझ लें कि हर चीज़ का इनका, जैसे पेरिस का शांज़ेलिज़े, जैसे हर मुल्क में हर शहर में एक ऐसा मेन चौक होता है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे फुटबॉल का कोई मैच जीत गया तो सारे बेल्जियन लोग वहाँ पे जमा होकर जश्न मनाते हैं। तो ग्रैंड प्लेस पे दुकान थी जहाँ पे मैं काम करता था। वो दुकान वही बियर, शराब, चॉकलेट, चिप्स, ये इस टाइप की थी, सिगरेट। तो वहाँ पे हम देखते थे कि पूरा ग्रैंड प्लेस पैक होता था, लोग आते थे। और जब थोड़ा काम कम हुआ तो मैंने इजाज़त लेके कि मैं ज़रा देख के आऊँ। मैं देखने के लिए गया तो वहाँ मैंने देखा कि कोई अकेली लड़की को 8-10 मोरक्कन लड़के जो हैं वो घेर के, उसके साथ जो उधर ही होता था मेन खुले में। और ज़्यादातर केसेस में हम देखते थे कि पुलिस वाले भी नज़र बचा के कौन इनके पंगे में पड़े। ये आम प्रैक्टिस में अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। फिर बाद में उसी ग्रैंड प्लेस पे 96 में मैंने भी दुकान ली थी। मेरी भी यही दुकान थी, सूवेनियर्स। बेल्जियन बियर बहुत मशहूर है और बेल्जियम में इतना छोटा मुल्क है लेकिन कोई 2000 किस्म की बियर बनती है। तो मेरी दुकान पे भी कोई, मेरा ख्याल है मैंने 400 किस्म की बियर रखी थी। और सूवेनियर्स, बेल्जियन चॉकलेट बहुत मशहूर है, तो मेरी भी वही दुकान थी। तो हम उधर देखते थे कि न्यू ईयर पे जिसका घेरे में आते थे, ये 8-10 लड़के आते थे, उसमें पाकिस्तानी लड़कों का भी यही तरीका, जहाँ पकड़ के चुम्मियाँ लेना शुरू कर दिया और कुछ नहीं। तो नहीं आज तो इजाज़त है। अबे कहाँ से इजाज़त है यार? नहीं आज तो जश्न है, इजाज़त है। ये बेचारों का, यहाँ के लोगों का जश्न ख़राब करते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये आम आपको यहाँ के वारदात के तरीके बता रहा हूँ। वैसे ही हमें पहले से ही जो पुराने हमारे सीनियर पाकिस्तानी वहाँ रहते थे यही कहते थे कि भैया यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम है पेपर बनाना, नेशनलिटी लेना। नेशनलिटी लेने के लिए आसान तरीका ये है कि किसी भी लड़की को फंसाओ, शादी करो
और अगर बच्चा कर लिया तो जल्दी नेशनलिटी मिल जाएगी, 6 महीने साल के अंदर नेशनलिटी मिल जाएगी। ये सब हमें सिखाया जाता था। और फिर उस लड़की को छोड़ के हमारे पास भी ये चॉइस थी, लेकिन हमने ये चॉइस नहीं ली। हमारा प्रोसीजर ज़रा लंबा गया, लेकिन हमने फिर ये चॉइस दिल नहीं गवारा किया कि ये चीज़ लेते। तो ये यहाँ के मुसलमानों का तरीक़ा वारदात है। अजीज़ दोस्तों, हैविंग सेड दिस, ये मुल्क इंग्लैंड पूरी दुनिया के भगोड़ों का मुल्क है। यहाँ पे सड़क पे टिश्यू पेपर फेंकने पे हम जैसे आदमी को 150 पाउंड का जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे दुनिया जहाँ के लूट मार करके लोग आके इधर रहते हैं। ये एक लुत्फुर रहमान बाबर और अब्दुल सलाम पिंटू, ये बांग्लादेश के मिनिस्टर थे खालिदा जिया के ज़माने में, और इनको ऊपर हसीना वाजिद के ऊपर कत्ल करने का आरोप भी है, हमला किया था, कत्ल करने की कोशिश की थी, और ये भी लंदन में आके छुप के रहे। पाकिस्तान का नवाज शरीफ भी इधर ही, बेनज़ीर जब भागती थी तो इधर ही आती थी। दुनिया जहाँ के भगोड़े यहाँ पे अपनी दौलत लेके आते हैं। अब नवाज शरीफ के यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉपर्टियाँ और सब कुछ हैं, कोई इनसे पूछता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो सब हम जैसों के लिए छोटे छोटे कानून, टिश्यू पेपर पे जुर्माना, इस चीज़ पे जुर्माना, उस चीज़ पे जुर्माना। ये है इस मुल्क की कहानी। सिचुएशन ये है कि अभी हमें एक ईमेल आई यहाँ की कौंसल से कि भाई लंदन के कुछ इलाकों में पानी पीने के काबिल नहीं है, तो आप नलके का पानी इस्तेमाल ना करें, मिनरल वाटर की बोतल इस्तेमाल करें। अब हमारी 5 आदमियों की फैमिली है, हमारा खर्चा बढ़ गया, अब मिनरल वाटर पीना पड़ रहा है। ये डेवलप लंदन, दुनिया का सबसे अजीम शहर। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट के लिए कई महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है। ये इनका बेस्ट NHS सिस्टम। अभी रिपोर्ट आई है कि इंग्लैंड में एमरजेंसी केयर इतनी डिलेड है कि इस विंटर में लगता है कि एक अंदाज़ा है कि 500 लोग एक हफ्ते में सिर्फ इमरजेंसी केयर ना मिलने की वजह से मर जाएंगे। बीमार हो आदमी, डॉक्टर को फ़ोन करो, 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट। जीपी की बात हो रही है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने की बात। जैसे मेरे प्रोस्टेट के लिए मैंने पिछले साल मार्च में अप्लाई की थी, तो अब ये जनवरी की अपॉइंटमेंट मिली है। मेरी खांसी के लिए जीपी को फ़ोन किया था लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, मेरा ख्याल है 23-24 दिसंबर को, तो जनवरी के मिडल में अपॉइंटमेंट दी है। जीपी जो आम डॉक्टर है। तो ये यहाँ की सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, कोविड पे जाने से पहले एक आध छोटी खबर और भी आपके साथ शेयर करूं कि यूरोपियन यूनियन में 27 मुल्क हैं जिनकी बॉर्डर नहीं है, करेंसी यूरो है। तो यूरोपियन यूनियन एक है, उसमें 1 जनवरी से नया एक मुल्क आया है, क्रोएशिया। क्रोएशिया भी अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। क्रोएशिया की करेंसी भी अब यूरो हो गई है। क्रोएशिया के करेंसी सिक्के ये अब यूरो आ गए हैं। वहाँ पे बॉर्डर फ्री हो गया है। क्रोएशिया में बगैर इमिग्रेशन के आप कोई भी यूरोपियन जा सकता है। वहाँ से कोई भी इधर फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह में आ सकता है। 420 मिलियन लोगों का ये 27 मेंबर का नेटवर्क है, जहाँ पे बगैर पासपोर्ट के आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कुछ। एक और छोटी खबर आपके साथ शेयर करूँगा कि 2016 में जर्मनी में बर्लिन के कैपिटल में कुछ लोगों ने पुलिस को कहा कि यहाँ पे शरिया फोर्स, पुलिस फोर्स बनी है, जो लोगों को घरों में भी नॉक करके और लोगों को शरिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ऑर्डर देती है, और सख्ती से ये चीज़ें कर रहे हैं। शरिया पेट्रोलिंग फोर्सेस इन्होंने बनाई हुई हैं। तो
कोर्ट में केस किया तो उस वक्त की कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल है, ये कोई कानून नहीं तोड़ रहे और इनको अलाउड है ये करना। तो इसके जवाब में फिर जर्मनी की अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये केस वापस लेके गए और 2018 की जनवरी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ जर्मनी ने ये फैसला रिटर्न किया और कहा कि नहीं, और इनको अलाउड नहीं है। जर्मनी का अपना एक कानून है, तो शरिया पुलिस पेट्रोल नाम की कोई चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इनको गिरफ्तार किया गया। तो जब 2018 में इनको ऊपर जुर्माना लगा और इनको सज़ाएं हुई तो पता चला कि इनका जो लीडर है, जो शरिया पुलिस पेट्रोल फोर्स बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी 2017 में टेररिज्म के केस में 5.5 साल की सज़ा उसको हुई और वो जेल में है। अजीज़ दोस्तों, ये यूरोप का हिसाब किताब है इस्लामाइजेशन का। अजीज़ दोस्तों, आते हैं कोविड की तरफ। अमेरिका, यूरोप के कई मुल्क ने चाइना से आने वालों की टेस्टिंग शुरू कर दी है, क्वारंटीन की बात हो रही है और चाइना उस पर बड़ा नाराज़ है। तो नाराज़ क्यों हो भाई? एक तो पूरी दुनिया में वायरस फैलाते हो, तुम्हारी गंदगी की वजह से ये दुनिया तक खतरे में आ गई, ऊपर से अब तुम्हारे लोग मज़े से आए इधर वायरस लेके। इनके वेरिएंट इतने आ गए हैं और ये कोविड नामी चीज़ अब तक जान नहीं छोड़ रहा। ये एक रिपोर्ट आई है कि एक वाइस प्रेसिडेंट जर्मन पार्लियामेंट की वुल्फगैंग कुबिकी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट हैं कि 30 जितनी भी मौत हो रही है ना, आम मर रहे हैं ना लोग, उसमें से 30% वो है जो कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट से मरे हैं। ये रिपोर्ट आई है 31 दिसंबर को और ये आयरिश न्यूज़पेपर कि फाइज़र को पता था कि वैक्सीनेशन से लोग मर जाएंगे। लीक्ड डेटा से पता चला है कि शॉकिंग नंबर है उन लोगों की जो मरे हैं कोविड शॉट्स के साइड इफ़ेक्ट से। ये फाइज़र और मॉडर्ना और ये कंपनियां थी जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस किया कोविड के हवाले से। ये वैक्सीन का कारोबार है ना, इसने सबको तबाह और बर्बाद कर दिया। और अब दुनिया में फिर कोविड को लाने की कोशिश हो रही है, ऑल दो कि अब इम्यूनिटी लेवल एक तो बढ़ गया है, दूसरा ये है कि इसको एक फ्लू की तरह लिया जा रहा है। लेकिन जिन्होंने कोविड का वैक्सीनेशन कर लिया है ना, उन्होंने अपने अंदर एक सिस्टम को ख़राब कर लिया है। ये मजबूरी थी कि सिस्टम ऐसा बना दिया गया था कि आप सिनेमा जाएंगे तो वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखानी होगी, आप शॉपिंग मॉल जा रहे थे, हम वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखानी है, ट्रैवल करने जाते थे वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखानी है, इवन ट्रेन स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ। मोबाइल में वैक्सीन सर्टिफिकेट लिए घूमते थे। हर 6 महीने बाद वो वैक्सीन पासपोर्ट को रिन्यू भी कराना पड़ता था। फिर हम ऐप में जाते थे, नया वो लेते थे वैक्सीन सर्टिफिकेट। मजबूर करके रखा हुआ था सबको वैक्सीन लगाने पे, और अब ये सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Keep supporting. On the one hand, you want to mandate not only electric cars, but industrial scale backup batteries for wind and solar farms, all in the name of saving the planet. Yet on the other hand, you want to radically restrict mining, also in the name of saving the planet. Well, you can't do both. You've been moderately successful at mandating electric cars. The California bureaucrats have just imposed such a mandate on Californians over the next decade. About 3% of vehicle sales are now electric, so congratulations, only 97% more to go. And we don't need to get into a discussion today about where you think the electricity for your electric cars is going to come from. About 80% of our electricity still comes from the very fossil fuels that you're waging war against, and you're creating devastating shortages by doing that. We'll save that for another day. But let's just look at the mining requirements. In order to meet your electric car mandates, specifically a 6-fold increase in demand over the next decade,
we're going to need 384 additional graphite, lithium, nickel, and cobalt mines by 2035, according to industry forecasts. Expensive recycling mandates will only reduce this number to 336 new mines that we're going to need. In fact, according to the International Energy Agency, an electric car requires 6 times the mineral inputs of a comparable internal combustion vehicle, 6 times the mining to produce a comparable car. And of course, copper is a critical component in this technology, and copper is what you're trying to shut down in the matter before us today. If it is your contention that the mining required to produce electric cars is a threat to the environment, then you are also admitting that the electric cars that require it are a threat to the environment. Can't you see how foolish and self-destructive and absurdly contradictory these policies have become? And can't you see yet the damage that you're doing not only to the environment, but to people's lives? As you make it harder and harder to mine the components to meet your mandates, the expense of those materials rises dramatically. We're already seeing that at the gas pump and in our utility bills. And it's not just electricity, it's everything these minerals could be used for if they were more efficiently applied. When something is scarce, it becomes expensive. You're making all of the things that we depend upon for our quality of life more scarce and therefore more expensive. You're fixated on a 1-degree rise of global temperatures over the next century, but you couldn't care less that you're making it financially impossible for many people to heat their homes in sub-freezing winters. Europe's now reverting to burning wood to survive this winter. This is not going to end well for humanity, and it's not going to end well for your party as more and more people connect the dots between your policies and the conditions that they're now suffering. You need to stop this. The resolution before us will at least shed some light on the inexplicably absurd decision that your administration made to unilaterally thwart a bipartisan legislative act and to impede one of the most important copper mines in America. And frankly, you need this information more than we do, because maybe it will dissuade you from continuing with the childish fantasies and the self-destructive policies that you are going to be held accountable for, both by voters and